हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, हम रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। सेकंड में जो मैथमेटिक्स थी उसमें हमने नया टॉपिक जो स्टार्ट कर रहा है या जो टॉपिक अभी चल रहा है वो आपका है त्रिभुज। 2 क्लासेज ऑलरेडी हो चुके हैं, हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भाई साहब क्या क्या बिंदु, कौन कौन से बिंदु होते हैं एक त्रिभुज में। अगर मैं बात करूं, देखो कोई त्रिभुज है तो 3 बिंदु की हमने चर्चा की थी। पहला जो बिंदु था वो था साहब केंद्रक। केंद्रक क्या होता है साहब? केंद्रक होता है आपका माध्यिकाओं का कटान बिंदु। ठीक है साहब। फिर हमने बात की थी लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर। लंब केंद्र क्या होता है साहब? अभिलंबों का कटान बिंदु। जो अभिलंब क्या होते हैं? शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब है ना, 90 डिग्री, वो अभिलंब होते हैं। इनका जो कटान बिंदु होता है वो ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र होता है ना। इंग्लिश में थोड़ा सा याद रखा करो, कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी हिंदी में। लंब केंद्र होता है। केंद्रक माध्यिकाओं का क्या मतलब है? शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को, मान लो ये मध्य बिंदु है तो इसको मिलाने वाली रेखाएं क्या होती है? माध्यिका होती है। ठीक है साहब। इनको डिटेल में पढ़ाया है पिछले लेक्चर में, नहीं देखा जिन्होंने प्लेलिस्ट में जाए, रीट लेवल सेकंड मैथमेटिक्स देखे, वहां आपको मिल जाएगा। अगला जो बिंदु था वो थे साहब अंतः केंद्र और परिकेंद्र। जो अंतः केंद्र होता है वो कोण समद्विभाजकों का क्या होता है? कटान बिंदु होता है। ठीक है साहब। और जो परिकेंद्र होता है वो आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु होता है। क्या मतलब लंब समद्विभाजक? ये आपका त्रिभुज है तो ये इस भुजा पर जो मध्य बिंदु है उस पे जो लंब 90 डिग्री वाली रेखा होगी वो आपका लंब समद्विभाजक होता है। इसके बारे में हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं, परंतु कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, भाषा के जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो आपसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो उनके बारे में मैं आपसे अब डिस्कस कर रहा हूं, तो ध्यान से देखना। फिर हम सर्वांग समता, समरूपता के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे और आज हम त्रिभुज को फिनिश कर देंगे, क्वेश्चंस फिर लगाएंगे। ठीक है साहब। चलो साहब, पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? त्रिभुज में लंब केंद्र, केंद्रक व परिकेंद्र संरेखीय होते हैं। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, लंब केंद्र है ना, ऑर्थो सेंटर, केंद्रक सेंट्रॉइड एंड परिकेंद्र यानी सर्कम सेंटर क्या होते हैं? संरेखीय होते हैं। संरेखीय का मतलब तीनों ही एक ही रेखा पे होंगे, एक ही रेखा पर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, ऐसा नहीं होगा। महत्वपूर्ण है, भाषा का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, पता होगा तो आंसर आएगा, नहीं आएगा तो गलत कर होंगे। ठीक है साहब। दूसरा केंद्र, अंतः केंद्र व केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होते हैं। अंतः केंद्र और केंद्रक 2 ऐसे केंद्र हैं या बिंदु हैं जो हमेशा त्रिभुज के अंदर होंगे, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, चाहे अधिक कोण त्रिभुज हो या न्यून कोण त्रिभुज हो, वो हमेशा त्रिभुज के अंदर होंगे। बात रही कौन सा साहब? लंब केंद्र और परिकेंद्र, ये त्रिभुज के बाहर भी होते हैं। कहां? अधिक कोण त्रिभुज में। ठीक है साहब, आगे चर्चा करूंगा। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, समकोण त्रिभुज। जो आपका समकोण त्रिभुज होता है ना, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है। जो ये कर्ण कौन सी होती है? सबसे लंबी भुजा, इसका जो मध्य बिंदु होता है समकोण त्रिभुज में, यही इसका क्या होता है? परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र होता है। ठीक है साहब। और ये जो कर्ण है ये इसका व्यास कहलाता है। ये कर्ण इसका क्या होगा? इस परिकेंद्र से क्या बनेगा? परिवर्त। परिवर्त कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ठीक है साहब। तो ये आपका क्या होता है? व्यास होता है कर्ण। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमें पता है ये 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज में, और हमें पता है अर्धवर्त में बना कौन समकोण होता है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये हमें पता है कि अर्धवर्त बनेगा। क्यों अर्धवर्त बनेगा? क्योंकि जो परिवर्त होगा वो चारों कोनों से जाना चाहिए। एक कोने पे 90 डिग्री बन रहा है तो इन दोनों भुजाओं को देखूंगा तो ये 90 बन रहा है, मतलब ये अर्धवर्त होगा। अर्धवर्त किससे बनता है? व्यास से बनता है। तो कर्ण ही अपने वर्त का क्या होगा? व्यास होगा। व्यास की त्रिज्या कर्ण की आधी हो जाएंगी। ये सब चीजें आप बना सकते हैं। एक ही कथन है कि परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु है, इससे आप ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है साहब। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो है, अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर होता है। जो अधिक कोण त्रिभुज है उसका परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर होता है, डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में।
अगला देखो, समकोण त्रिभुज के लिए एक और प्रॉपर्टी ध्यान में रखो। समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है, आधार व लंब का कटान बिंदु होता है। क्या होता है साहब लंब केंद्र? सामने वाली भुजा पर शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, यही होता है। तो मुझे ये बताओ कि इस शीर्ष से मैं इस भुजा पे लंब डालूंगा तो यही तो होगा 90 डिग्री, और यहां से जो लंब डालूंगा तो यही होगा 90 डिग्री। कहाँ मिल रहे हैं? यही मिल रहे हैं। तो यही आपका क्या हो जाता है, जो अभिलंबों का कटान बिंदु होता है वही क्या होता है साहब, लंब केंद्र। तो समकोण त्रिभुज में ध्यान रखना, आधार व लंब का जो कटान बिंदु होता है वही आपका लंब केंद्र होता है। ठीक है साहब, यानी इस पे जो अभिलंब खींचेंगे इस रेखा पर तो वो इस बिंदु से जरूर जरूर जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो, अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर होता है, ये भी आपसे हम चर्चा कर चुके हैं पिछले क्लास में। समकोण की नहीं की थी, इसलिए आपको थोड़ा बहुत समकोण के बारे में बता दिया। ठीक है साहब, और कुछ बताऊं आपको? यस, और कुछ भी बताना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ एक थ्योरी का पॉइंट और है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यार, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आगे से आपके लिए हट जाता हूं, तब तक देख लेता हूं वीडियो सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा। बढ़िया है, सब ठीक है। एक वो ऊपर थोड़ा सा लाइटिंग रह जाता है, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा लाइटिंग को चला लीजिए यार, है ना। तो चलो, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं अब आगे, बात करता हूं मैं आपसे किसके बारे में। समबाहु त्रिभुज में कुछ प्रॉपर्टीज होती है यार। समबाहु त्रिभुज में क्या प्रॉपर्टीज होती है? इन्हीं लंब केंद्र, परिकेंद्र, परिवर्त, है ना, इनसे रिलेटेड क्या है देखो। वैसे तो हमने पिछली क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। पहली चीज तो देखो, समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या है, समबाहु त्रिभुज में तीनों ही भुजाएं बराबर होती है। इसकी जो माध्यिका होती है वही इसकी क्या हो जाती है, अभिलंब हो जाता है, वही इसका क्या हो जाता है, कोण समद्विभाजक। इस कारण जो चारों बिंदु होते हैं वो एक ही होते हैं, एक ही बिंदु पर लाई करते हैं, मतलब चारों बिंदु एक ही बिंदु, यही आपका माध्यिका हो जाएगा, यही परिकेंद्र, अंतः केंद्र और ये सब एक ही बिंदु हो जाएगा। पहली चीज ये समझ में आनी है। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इसका अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या जिसे स्मॉल आर से दिखाते हैं, ठीक है, और बाह्य त्रिज्या, बाह्यवत जो बनेगा ना उसको कैपिटल आर से दिखाते हैं। तो मुझे बताओ क्या इसका फॉर्मूला होता है, a/√3, a/√3। ठीक है साहब, इतना याद रखो, a/√3। बस ध्यान रखो कि साहब अंतर त्रिज्या छोटी होगी तो इसका आगे बटे में 2 लगा देना। तो a/2√3 फॉर्मूला होता है और a/√3 इसका फॉर्मूला होता है। इसीलिए एक फॉर्मूला और बना दिया जाता है कि जो कैपिटल आर होती है वो 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर होती है। यहां से आप ये फॉर्मूला बना सकते हो, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे, सिंपल सी चीज थी, एकदम प्यारी सी चीज थी। ठीक है साहब, चलें आगे, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ चीजें और समझाता हूं आपको। ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अब बात करता हूं मैं आपसे कुछ और चीजें त्रिभुज के बारे में। ठीक है साहब, कभी आ जाए क्वेश्चन तो आपका गलत ना हो तो मैं आपको बताता हूं, फिर हम सर्वांग क्षमता में चलेंगे। ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया साहब। ठीक है साहब, त्रिभुज है ABC। मैं एक रेखा ड्रॉ कर रहा हूं जो कि BC के क्या है, समांतर है। ये मैंने रेखा ड्रॉ कर ली, BC के समांतर है। मैं इसका बस इतना ही पार्ट ले रहा हूं। ठीक है, ये किसके पैरेलल है, BC के। मैं नाम देता हूं PQ। मैं क्या कह रहा हूं, जो PQ है वो पैरेलल है किसके, BC के। ठीक है साहब, इतना बात समझ में आता है आपको। फिर आगे चलते हैं। अगर ये इसके समांतर है, इफ दिस कंडीशन इज गिवन, then you can get one more thing from this, that is AP upon, क्या बात है इंग्लिश, क्या बात है सर जी, AP upon PB बराबर होगा AQ upon QC के। ठीक है साहब, ऐसी कुछ प्रॉपर्टी समरूपता में भी आपको दिखाई देती है। ठीक है साहब, वहीं से आती है बेसिकली, परंतु आपको सीधा सीधा याद करना भी थोड़ा बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखिए, कोई रेखा अगर इसके समांतर है ना, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप त्रिभुज होता है। सारी प्रॉपर्टी उसको छोड़ो आप, ये अगर इसके समांतर हैं तो इनका जो अनुपात AP अपॉन क्या, PB, ठीक है साहब, वो बराबर किसके होगा, AQ अपॉन QC के बराबर होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है साहब, अब जो दूसरी चीज है, अगर 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 एक चीज और कह दूं, P व Q क्रमशः AB और AC के, AB व AC के मध्य बिंदु हैं,
तो मैं एक बात और कह सकता हूं, क्या कह रहा हूं, अगर P AB का मध्य बिंदु है, Q AC का मध्य बिंदु है, तो डायरेक्ट ये तो प्रॉपर्टी तो हो ही गई क्योंकि ये दोनों बराबर ही है ना। साथ में प्लस एक चीज ध्यान रखना, ये जो PQ है पैरेलल है BC के, तब एक प्रॉपर्टी और आ जाती है, ये PQ हो जाती है हाफ ऑफ BC, है ना, हाफ ऑफ BC, ये इसकी आधी हो जाती है। कंडीशन देखो, समांतर तो थी, साथ में क्या है, ये मध्य बिंदु है, तब ये इसकी आधी हो जाती है। ये भी प्रॉपर्टी आप ध्यान रखें क्योंकि महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है साहब, इनको याद रखोगे तभी काम बन पाएगा, नहीं तो गलत करे आओगे कहीं। ठीक है, समझ में आया क्या? ठीक है, चलो थोड़ा गहरा मार कर ले, हाँ ये सही है। चलो तो PQ बराबर हाफ BC, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये छोटी मोटी प्रॉपर्टीज थी त्रिभुज के बारे में, आई होप समझ गए होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में, है ना। पहले चीज समझते हैं सर, सर्वांग समता क्या होती है ना। त्रिभुज की क्यों होती है सर्वांग समता, है ना, बाकियों की क्यों नहीं है, सबकी सर्वांग समता होती है यार, नाम ही बता रहा है ना। जैसे मैंने कहा कि यार संत राम, तो संत राम ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ संत राम है तो वो संत ही होगा, है ना, परंतु यहाँ पे नाम जो है वही रिफ्लेक्ट करता है इसकी प्रॉपर्टी को। क्या कह रहा है, सर्वांग समता मतलब क्या होता है, इसका संधि विच्छेद करूं तो सर्व यानी सारे, अंग सर्वांग यानी अंग, समता यानी समान, तो सारे अंग समान तो क्या कहते हैं, सर्वांग समता कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि साहब आपने कुछ बनाया, मान लो ये बक्सा बना लिया, ठीक है साहब, बक्सा बना लिया, सेम डिट्टो टू डिट्टो इसकी क्या कर ली, यहाँ पे एक और बक्सा बना लिया, मान लो ये भी इसी के तरह जैसा है, लंबाई भी इसी, चौड़ाई भी इसी, सारे के सारे अंग इसके क्या है, समान है, मतलब ये फोटोकॉपी है जैसे इसकी, तो फोटोकॉपी है इसकी, तो ये हम क्या कहेंगे, ये दोनों जो पार्ट हैं वो सर्वांग सम है। ठीक है साहब, जैसे ट्विंस है ना, जुड़वा बच्चे, तो एकदम सेम है, तो वो क्या कहेंगे हम दोनों कि भाई ये दोनों सर्वांग सम है एक दूसरे के। तो सर्वांग समता किसी में भी हो सकती है। अगर मैं एक वर्त की बात करूं तो वर्त में एक ही है साहब, उसकी जो रेडियस है, मान लो दो वर्त है, दोनों की रेडियस समान है यानी त्रिज्या समान है, तो हम क्या कहेंगे, दोनों त्रिभुज के तो दोनों वर्त क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है साहब, मैंने कहा दो आयत हैं, तो यदि उनकी लंबाई और चौड़ाई सेम है, देखो उनके दो ही तो अंग हैं, लंबाई और चौड़ाई दोनों यदि समान हैं तो वो क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अब बात करते हैं त्रिभुज में, त्रिभुज की सर्वांग समता को समझना। त्रिभुज में क्या क्या अंग होते हैं साहब, मेनली 6 अंग होते हैं। 6 अंग कौन कौन से होते हैं साहब, कि ये मान लो क्या है, वर्त है, ये देख लो ऐसा, ये ऐसा, ठीक है साहब, तो ABC इसका नाम दिया मैंने, और इसका नाम मैं दे देता हूं PQR। ठीक है साहब, पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि भाई साहब 3 भुजाएं हैं, तो तीनों भुजाएं बराबर हो, मान लो ये इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, और तीसरी भुजा भी आपस में क्या है, बराबर है, तो ये 3 भुजाएं बराबर हो। दूसरा, 3 कोण भी आपस में बराबर हो, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, और ये कोण इसके बराबर है, तो ये त्रिभुज क्या कहलाएंगे, आपस में सर्वांग सम कहलाएंगे। क्या कह रहा हूं, सर्वांग सम कहलाएंगे। सर्वांग समता, सर्वांग सम दिखाने का चिन्ह क्या है, ऐसे दो बराबर लगाओ, ऊपर एक लहराता हुआ, है ना, ऐसे लहराता हुआ, ये चिन्ह किसका है, सर्वांग समता का है। ठीक है साहब, अगर मैं कह दूं कि त्रिभुज ABC व PQR सर्वांग सम है, तो निश्चित तौर से डेफिनेटली उनकी तीनों की तीनों भुजाएं बराबर होगी और तीनों के तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है साहब, पहली चीज ये। अब इसको लिखते कैसे, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज QRS, लिख लेता हूं मैं यहां पे, है ना, या फिर मैं यहां पे त्रिभुज लिख लूंगा था BCA सर्वांग सम है त्रिभुज PQR, कैसे भी लिख लूं क्या, ना साहब ये दोनों ही गलत हो जाएंगे साहब। क्यों साहब, गलत क्यों हो जाएंगे, गलत इसलिए हो जाएंगे मेरे भाई क्योंकि आपको ध्यान में रखना है, इनको लिखने का भी एक प्रॉपर वे है, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, गलत मत करना। देखो क्या है वे, अगर आपको ये दे रखा है कि ABC सर्वांग सम है QRS के, तो आप क्या बताओगे कि साहब AB, जो शुरुआत के दो नाम लिए, AB भुजा किसके बराबर होगी,
क्यू आर के। तो क्या आपकी ए बी भुजा क्यू आर के बराबर है? नहीं है, तो मतलब ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना आपको, ठीक है साहब। यदि ये आपको दिया हुआ है, चलो आगे बताऊंगा, अभी समझो। तो आपको क्या लिखना है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम किसके हैं, ए बी सी, यानी ए से बी की तरफ जा रहा हूं, तो इसी के बराबर वाली भुजा कौन सी है, ये है। तो पी क्यू आर की तरफ जाऊंगा, त्रिभुज पी क्यू आर के बराबर है, ठीक है साहब, ये सही होगा। अब सर ये लिखूं मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि त्रिभुज बी सी ए, मैंने यहां से स्टार्ट कर लिया, कोई बात नहीं साहब, यहां पे भी अब यहां से स्टार्ट करो। तो ये जो बी सी ए मतलब इसके करस्पॉन्डेंट कौन सी भुजा बराबर थी, ये वाली थी। तो इधर क्या लिखोगे, यहां से स्टार्ट करो क्यू आर ए पी। तो इस तरह आपको लिखना है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। सर्वांग समता लिखना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों को समझ में नहीं आता क्या किसके कैसे बराबर है, ठीक है साहब। तो 6 के 6 अंग बराबर हो जाएंगे अगर आपको सर्वांग सम दिया हुआ होता है तो, ठीक है। अब एक चीज माइंड में आती है, पहले इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं ना, चलो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा यार, समझ में आ रहा है ना, तो रिक्वेस्ट है यार, एकदम रिक्वेस्ट थ्रू रिक्वेस्ट है, क्लास अच्छी लगे ना एक लाइक जरूर कर दें यार, सब्सक्राइब कर ले। 90% बच्चे ऐसे ही देख रहे हैं यार, क्यों नहीं कर रहे सब्सक्राइब, ऐसे क्या होता है कि सब्सक्राइब करने से कोई पाप थोड़ी लग जाएगा, है ना। तो सब्सक्राइब कर लें, है ना, यही आपकी फीस है एक तरह से। सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन हिट कर लें, क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पुरानी क्लासेस देखो, बड़ी मेहनत कर करके बनाई जाती है आपके लिए क्लासेस, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, है ना। और फेसबुक टेलीग्राम सब पे जुड़ जाइए, इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलें साहब आगे चलें, क्या बता रहा था मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपको कह दिया जाए त्रिभुज एम एन ओ सर्वांग सम है त्रिभुज जेड एक्स वाई के, चलो साहब तो इसको बनाओ, तो बताओ कौन सी भुजा किसके बराबर होंगी, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है पहले वाली दो भुजाएं कौन सी है, एम एन, तो एम एन किसके बराबर होंगी साहब, इधर की भी शुरुआत वाली दो भुजाएं जेड एक्स के बराबर होंगी, ठीक है साहब। फिर अगले दो लो एन ओ, ये किसके बराबर होंगी, उधर भी अगले लो एक्स वाई के बराबर होंगी। फिर बचा कौन सा, एम और ओ, पहले और लास्ट को भी ले लो, यानी एम ओ किसके बराबर होंगी, जेड वाई के बराबर होंगी, ये आपको समझना है, ठीक है साहब। साथ में क्या होगा, एंगल एम, एम किसके बराबर होगा, एंगल जेड के, और एंगल एन किसके बराबर होगा, एंगल एक्स के, और एंगल ओ किसके बराबर होगा, एंगल वाई के। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, एम जेड के, एन एक्स के, ओ जाई के, ठीक है। अब इसको डायग्राम भी कैसे शो करूंगा, ऐसे मैं बनाऊंगा, दो त्रिभुज बना लूंगा, ठीक है साहब। दो त्रिभुज बनाए, पहला है एम एन ओ, यानी एम एन ओ, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, कोई बात नहीं। तो पहले यहां पे भी जेड एक्स एन, तो यहां से लिख देता हूं जेड एक्स, और साथ में क्या था वाई, ये इसके बराबर हैं, ये इसके बराबर हैं, ये इसके बराबर हैं, ठीक है साहब। बात देख लो, हमने देखा था जेड वाई किसके बराबर है, एम ओ के बराबर है, एम ओ के बराबर है। एंगल जेड इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये तीन इसके बराबर है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, किस तरह सर्वांग समता को क्लियरिफाई करना है, तोड़ना है, जब आपको फॉर्मूले के रूप में दे दी जाए, ठीक है साहब। चलें आगे चलते हैं। अब मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूं जो आपको ध्यान में रखनी है, सर्वांग समता कैसे प्रूफ करें। अभी तक हम ये देख रहे थे सर्वांग सम दिए हुए हैं तो हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि यार दो त्रिभुज दिए हुए हैं, सर्वांग सम प्रूफ करना है, तो क्या मैं ऐसा सर्वांग 6 के 6 अंगों को प्रूफ करूंगा कि भाई ये भुजा इसके बराबर है, तो मान लो कि ये त्रिभुज है, क्या बात है, क्या गहरा गहरा बनता है ना, तब बढ़िया है। ओहो, मैंने नाम दिया ए बी सी पी, चलो पी ऊपर ले लेते हैं, पी क्यू आर। मुझे इन दोनों को सर्वांग सम प्रूफ करना है, तो मैं क्या सारी की सारी भुजाएं बराबर करूं, सारे के सारे कोण बराबर करूं, यानी 6 चीज बराबर करनी पड़ेंगी। आंसर है नहीं, आप तीन चीजें बराबर कर दीजिए, तीन चीजें स्पेशल होनी चाहिए, तीन फिक्स चीजें अगर बराबर कर दिए तो आप डेफिनेटली कह सकते हो कि ये सर्वांग सम होंगे। बाकी जो तीन चीजें बचेंगी वो अपना बराबर हो जाएंगी, ठीक है साहब। तो कोई भी तीन चीजें बराबर कर दूं मैं कहता हूं एक भुजा इसके बराबर कर दी, दो कोण बराबर कर दिए, तो ये सर्वांग सम होंगे, ऐसा नहीं है। तीनों के तीनों कोण बराबर कर दिए, ऐसा भी नहीं है।
स्पेशल है 3 चीजें। तो पहली चीज जो आपको नियम ध्यान में रखना है वो है साहब SSS, है ना, भुजा भुजा नियम, भुजा भुजा भुजा। मतलब क्या है, जब तीनों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है ना, तो ये त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। आप समझते होंगे इस चीज को, भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजाएं अगर आप बराबर कर देते हैं तो आप त्रिभुजों को सर्वांग सम कह सकते हैं। परंतु बात एक चीज ध्यान में रखना, तीनों कोण अगर बराबर सिद्ध कर दिए तो आप सर्वांग सम नहीं कह पाओगे उनको, वो समरूप त्रिभुज होंगे। ध्यान रखो, इस चीज को माइंड में बैठा लो। तीनों कोण अगर आपने बराबर कर दिए तो त्रिभुज सर्वांग सम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। सर कैसे सर, कभी बताओ ऐसे। मैंने कहा कि साहब ये मान लो कि ये त्रिभुज है, ठीक है, ये कोण एक समांतर रेखा है, तो 2 त्रिभुज बन गए आपके सामने। ये पार्ट ले रहा हूं मैं, एक त्रिभुज ये छोटा वाला, एक बड़ा वाला। इसमें मैं ये एंगल बताऊं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे साहब, क्योंकि 2 समांतर भुजाएं हैं, उसको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसे ये कोण भी आपस में बराबर होंगे और ये तीसरा कोण तो बराबर है। तो इन दोनों त्रिभुज में कौन सा साहब, ये छोटे वाला और बड़े वाला, तीनों ही कोण क्या है, बराबर है। परंतु ये दोनों बराबर नहीं है, सर्वांग सम नहीं है कि ये छोटू एक बड़ू है ना। तो ये क्या होती है, समरूपता होती है, ठीक है साहब। तो कौन सी 3 चीजें आपको बराबर प्रूफ करनी है, वो बड़ा मैटर करता है मेरे भाई, उनको बड़ा मैटर करता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। पहला नियम समझ में आ गया, सास का क्या, चलो सास का नहीं, ट्रिपल एस, है ना, भुजा 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 नियम, याद रह जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा नियम क्या है और तीसरा नियम क्या है ना। अब आपको दूसरा नियम ध्यान रखना है, सास, SAS, इंग्लिश में याद रखो, सास मतलब सास अगर आ गई तो आपके जीवन में बहुत बड़ी चीज है। मतलब आपको सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है, एक तो सास की और एक सास की, है ना। ब्याह हो जाए तो एक सास मिल जाता है, जन्म ले लेते हो तो एक सास आ जाती है ना। तो दोनों की बहुत जरूरत है। तो यहाँ पे भी सास से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए SAS। अब यहां पे भी एक चीज ध्यान रखो, एस मतलब भुजा, एंगल बोले, ए बोले तो कोण, एंगल, और एस मतलब फिर साइड यानी कोण। अब सॉरी, साइड मतलब भुजा यार। अब ये मतलब देखो, समझो, मैंने कहा साहब ये तीनों त्रिभुज हैं। मैंने कहा साहब ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, ये कोण बराबर है। क्या ये SAS से सर्वांग सम हो जाएंगे? आपका आंसर आना चाहिए नहीं। देखो ये ऑर्डर भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा, SSA क्यों नहीं लिखा या फिर ASS क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसका जो क्रम है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। साइड, एंगल, साइड, यानी 2 साइड जो बराबर है उनके बीच वाला जो एंगल है वो बराबर होना चाहिए। ये बात आपको माइंड में बैठानी है। मतलब ये 2 साइड अगर बराबर हैं तो इनके बीच वाला एंगल, यानी ये वाला एंगल, ये स्टार मार्क लगा लो, ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इधर भी ये 2 साइड बराबर होंगी तो बीच वाला एंगल ही बराबर होना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, आराम से समझो। तो आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। तो किस किस से इक्वल करना है ये आपको समझ में आ गया। 3 नियम, 2 नियम हम पढ़ चुके हैं। अब देखो काफी चीजें समझ चुके हो तो मैं फटाफट थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ। क्या साहब, पहला जो नियम था हमने कहा था तीनों भुजाएं बराबर कर दो, काम बन जाएगा, ठीक है साहब। दूसरा नियम हमने कहा सास बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो SAS। अब सास आएंगी तो कुछ ना कुछ क्या मिलेंगी, आस मिलेंगी, है ना। किसी की सांस चल रही है तभी तो हम कहते हैं आस है, अभी तक आस है, टेंशन मत लो, इंसान में कुछ ना कुछ आस है। तो AAS, आस भी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तीसरा नियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एंगल, एंगल, साइड, AAS। देखो ये नियम है तभी कहोगे, आप ऐसे नहीं कह सकते कोई भी कुछ भी लगा दो, कोई भी 3 चीजें बराबर कर दो समान सम होंगे, गलत बात। ये स्पेशल चीजें हैं, ये बराबर करोगे तभी काम बनेगा। एंगल, एंगल, साइड, ठीक है साहब। चलें बात करें आगे, एंगल, एंगल, साइड कैसे, ये 2 एंगल बराबर कर दो और इसके बीच की साइड, ऐसा करना है क्या है, ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो। परंतु अभी जो AAS नियम कब लगेगा, जब 2 एंगल समान हो, एंगल क्या हो, बराबर हो। पहले एंगल आना चाहिए, फिर वापस एंगल आना चाहिए, फिर साइड आनी चाहिए, मतलब ये वाली साइड बराबर होनी चाहिए, तब जाके आपका AAS नियम लगेगा। AAS नियम कब लगेगा, एंगल,
एंगल साइड, है ना। ऑर्डर बनाने की कोशिश किया करो, है ना, अगर ऑर्डर बनता है तो नियम लगाया करो। अब जैसे मैंने कहा था इससे 2 निकलते हैं, 7 से 2 निकलती है, एक तो ये निकल जाता है, 7 से हमें आस होना चाहिए, और इसको भी शिफ्ट कर दूं तो मतलब क्या, एंगल साइड एंगल। यहाँ पे 2 साइड के बीच में एंगल बराबर कर दो, या 2 एंगल के बीच में एक साइड बराबर कर दो, तो भी आपकी सर्वांग समता आ जाएंगी। तो ये 2 जो साइड है, 2 एंगल है, बराबर कर दिए, इनके बीच का साइड भी हमने बराबर कर दिया, तो भी मैं कह सकता हूँ ये सर्वांग सम हो जाएंगी। ठीक है साहब, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है दिए गए त्रिभुज कौन से नियम से सर्वांग सम होंगे, तो पहचानना पड़ेगा। कैसे याद रखोगे, एक तो एस एस, ये तो ट्रिपल एस तो आपको याद ही रह जाएगा। फिर बढ़ा सांस, सांस से आस होती है, सांस से आस होती है, एस ए एस, सांस आस यानी ए ए एस। ठीक है साहब, और उसके अलावा अगर सांस में भी ऐसा होता है कि सांस और ए है तो उल्टा भी कर दूं, एंगल और एस भी हो सकता है, ए ए एस, इनका अपोजिट कर दिया, तो 2 एंगल के बीच में अगर साइड बराबर है तो भी सर्वांग सम होंगे। तो ये 4 नियम हैं, 4 नियम तो सिंपल त्रिभुज के लिए हैं। एक नियम और है, उसके बारे में चर्चा करता हूं, आप इनको लिख लीजिए तब तक मैं आगे बताता हूं आपको। वो होता है राइट एंगल। 2 समकोण त्रिभुज में अगर सर्वांग समता प्रूफ करनी होती है तो RHS नियम से करते हैं, राइट हैंड साइड, है ना, RHS, राइट हैंड साइड, ऐसा नहीं है, राइट हैंड साइड नहीं है, राइट मतलब राइट एंगल, राइट एंगल यानी समकोण, हिंदी भी इसका नाम जरूरी है ना, समकोण। ठीक है साहब, यानी 2 कोण समकोण, वो तो होंगे यार, राइट एंगल त्रिभुज सर्वांग सम प्रूफ कर रहे हैं। H फॉर हाइपोटेनियस यानी कर्ण, यानी आपको कर्ण बराबर करना है, 2 समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर कर दीजिए, और यहाँ साइड ही है, इसके अलावा कोई भुजा भी बराबर कर दीजिए। मैंने ये भुजा बराबर कर दूं या ये भुजा बराबर कर दूं, कोई भी एक भुजा बराबर कर दो और कर्ण बराबर कर दो। राइट एंगल तो ऑलरेडी होते ही ये दोनों त्रिभुज, तभी आप RHS लगा रहे हो। तो समकोण त्रिभुज में RHS नियम लगाते हैं, कैसे साहब, 90-90, और एक कर्ण हो बराबर और कोई भी भुजा बराबर। ठीक है साहब, इसमें सर वो पुराने वाले 4 नियम नहीं लग सकते क्या समकोण त्रिभुज में? लग सकते हैं यार, बेसिकली है तो त्रिभुज ही, तो इसको भी कभी कभी आप प्रूफ कर जाओगे। कैसे साहब, आपने कर्ण को बराबर नहीं किया, कर्ण को बराबर नहीं किया, आपने ये साइड बराबर कर दी, ये साइड बराबर कर दी, बीच का एंगल बराबर है, तब क्या कहोगे, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, परंतु RHS से नहीं, SAS से। ठीक है साहब, SAS से, ये चीज भी ध्यान में रखना। समकोण त्रिभुज है तो हमेशा RHS, समकोण त्रिभुज दिखते ही RHS लगाया है ना बाबू, चेक करो किससे हो रहा है, साइड साइड इक्वल है, बीच में एंगल आ रहा है, तो ये तो सास है यार, सास से प्रूव हो रहा है, कर्ण बराबर नहीं दिए हुए तो नहीं दिए हुए। ठीक है साहब, तो इस तरह आपको सर्वांग समता के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये 5 नियम होते हैं, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, अब आपके समरूपता के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। सर्वांग सम नहीं है, आपके समरूपता कोर्स में नहीं दे रखी है ना, परंतु त्रिभुज लिखा हुआ है तो ठीक है, त्रिभुज लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है। ठीक है साहब, इसलिए मैं आपको सर्वांग समता के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज दे देता हूं। तो देखें फिर समरूपता को, है ना, त्रिभुज की समरूपता, यानी समरूपता क्या, समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? देखो, 2 त्रिभुज है साहब, 2 त्रिभुज हैं, अगर वो समरूप हैं तो उनके एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब मैं कहता हूं ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर आपको कहा जाए कि समरूप है, यानी तीनों एंगल आपको क्या करने हैं, इक्वल करने। ठीक है साहब, अब तीनों इक्वल करने पे ये समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, है ना, ये सर्वांग सम नहीं हो जाते हैं। ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना, तीनों कोण बराबर करने से सर्वांग सम नहीं होता है, समरूप होता है। अगर समरूप है तो आप क्या क्या प्रॉपर्टी कह सकते हो? पहली तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, AB अपॉन PQ बराबर होगा BC अपॉन QR, वो बराबर होने वाला है AC के और PR के। ठीक है साहब, पहली चीज तो ये प्रॉपर्टीज आ जाएंगी कि भुजाओं का अनुपात समान होता है। दूसरा, यही अनुपात किसका होता है साहब, माध्यिकाओं का। ठीक है साहब, यही अनुपात अभिलंबों का,
मतलब इसका जो अभिलंब है करस्पोंडेंट इसके जो अभिलंब है उनका जो अनुपात होगा वो भी भुजाओं के अनुपात के बराबर, मतलब सारे अनुपात बराबर है। ठीक है साहब, अभिलंब हो गए, कोण समद्विभाजक हो गए, और कौन से हो गए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब समद्विभाजक। ठीक है साहब, ये चीज होगी। दूसरी प्रॉपर्टी एक तो हमने ऑलरेडी बता सके कि एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है साहब, दो प्रॉपर्टी तो ये होगी। राइटिंग थोड़ी अच्छी है, आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए मेरे लेवल तक पहुंचने का, पहुंच जाओगे, ज़्यादा टेंशन लेने की नहीं है ना। डॉक्टर हैं वो सारे पहुंच चुके हैं मेरे लेवल के लेवल के बराबर, थोड़ा समझ जाइएगा ना, है ना। चलो, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके जो एरिया का अनुपात होता है, एरिया ऑफ किसका, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ किसका, पी क्यू आर, वो भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात होता है। जैसे ए बी अपॉन पी क्यू, इसके स्क्वायर यानी पूरे का स्क्वायर कर लो, एक ही बात है ना, इनके स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। ये चीज आपको समरूप में पता होनी चाहिए। वैसे सिलेबस में है नहीं, परंतु त्रिभुज दे रखा है तो त्रिभुज में समरूप भी आता है, तो आ सकता है। महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको सारी बता दी है, इससे में से आपका काम बन जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी त्रिभुज के बारे में। हमने सारे अस्त्र शस्त्र इकट्ठा कर लिए हैं, अब करेंगे प्रैक्टिस जो कि होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम करेंगे त्रिभुज के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, पिछले साल के क्वेश्चन, आगे आने वाले क्वेश्चन, हाल ही में पूछे गए क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन कि आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आंसर आए हमेशा। ठीक है साहब, तो उन क्वेश्चन के क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चन पे क्वेश्चन उठाएंगे और उन क्वेश्चन के आंसर हम प्राप्त करेंगे अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना, अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करके बताना साहब अच्छी लगी, समझ में आया, नहीं आया, सब कुछ जो भी मन में है बयां कर दो, मेरे लिए एक कमेंट दया कर दो। ठीक है साहब, तो चलो साहब शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि हमारी ये फैमिली बढ़ सके। प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिए। और इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह अवेलेबल है, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। जुड़ जाओ, टेलीग्राम पे तो जरूर जुड़ जाओ यार, है ना, वहाँ पे मटेरियल मिलेगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।